गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर बहुविकल्पी प्रश्नों का संकलन चल रहा था, उसी क्रम में आज हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए ज़्यादा उपयोगी होंगे। आपकी परीक्षाएं सन्निकट हैं, इसलिए प्रश्नों को विशेष तौर पर आप पढ़ते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, इससे समय समय पर अन्य प्रकार के बेहतर प्रश्नों का संकलन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं। तो स्क्रीन पर 4 विकल्प दिया हुआ है। पहला है आवर्तकाल, दूसरा है आयाम, तीसरा है आवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो आपको थ्योरी में पढ़ाया गया होगा, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति। इसको हम एफ से प्रेजेंटेशन करते हैं। किससे? एफ यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से, और इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक। अब आइए आयाम को देख लेते हैं। आयाम का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। आयाम का मात्रक मीटर। ठीक। यहां दिया हुआ आवर्तकाल। आवर्तकाल को हम टी से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? टी से, और इसका मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड का मात्रक सेकंड। इस तरह से पहले क्वेश्चन का ये तीसरा विकल्प आवृत्ति सही होगा। क्या होगा? आवृत्ति सही होगा। अब अगला क्वेश्चन 2,4D है। तो 2,4D का पूरा नाम डाइक्लोरो, यहीं से लेंगे, डाइक्लोरोफिनास्टिक एसिटिक एसिड इसका पूरा नाम है। और दिया हुआ है यह खरपतवार नाशी है, कीटनाशी दोनों कोई नहीं। तो 2,4D एक खरपतवार नाशी है। क्या है? खरपतवार नाशी है। जबकि कीटनाशी में आपका आता है गमकशीन, इसे 666 कहते हैं। तो खरपतवार नाशी 2,4D है। तो दूसरे का पहला विकल्प सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः कौन करता है? तो श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्य रूप से एटीपी करता है। कौन करता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ दिया है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एएमपी और ग्लूकोज। 4 विकल्प दिए हुए हैं। इनमें से आपका दूसरा विकल्प सही होगा। श्वसन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण मुख्यतः कौन करता है? तो होगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में, अगला क्वेश्चन है, निम्न में अपशिष्ट है। अपशिष्ट का अर्थ ये होता है कि बेकार कौन है। तो दिया है वाहित मल, ताप रेडियो, द्रव अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट। तो निम्न में ऊर्जा अपशिष्ट कौन है? तो आपका होगा वाहित मल। पहला सही होगा, वाहित मल। ठीक। बाकी ताप रेडियो एक्टिव अपशिष्ट ये नहीं होगा, द्रव अपशिष्ट नहीं होगा, ठोस अपशिष्ट नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल बनने का मुख्य कारण क्या है? मरुस्थल बनने का मुख्य कारण क्या है? तो वन रोपण, पहला विकल्प। तो वन रोपण मरुस्थल बनने का मुख्य कारण नहीं है। दूसरा है वन आरोपण, जलमग्न होना, अधिक कटाई।
तो अधिक कटाई होने से मरुस्थल बनने का ज़्यादा मुख्य कारण यह है, अधिक कटाई। मरुस्थल बनने का मुख्य क्या कारण है? अधिक कटाई। तो इसमें से चौथा विकल्प सही होगा। अब अगला है, एल्केन का सूत्र है, बहुत ही अच्छा सवाल। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीन होते हैं। तो एल्केन का जो सूत्र होता है दिया हुआ है, इसमें दिया है आपको C2H6, C3H6, CH3OH और C9H18। इनमें से आपको ये जानना होगा एल्केन का सूत्र कौन सा है। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n, CnH2n+2, ये एल्केन का सूत्र है। इसमें आपको 4 विकल्पों में से विकल्प को ढूंढना है। तो एल्केन को आप आसानी से पहचान सकते हैं, जो एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं वो एल्केन समूह के तत्व होते हैं, जैसे CH4, मेथेन, इथेन, C2H6। तो आपका क्लियर हो गया, C2H6 एल्केन का सूत्र है, एल्केन का सूत्र है। जबकि C3H6 प्रोपिलीन है, प्रोपलीन क्या है? प्रोपिलीन। यहां पूछ रहा ना एल्केन, एल्केन, जबकि एल्काइन ये हो जाएगा क्या? ये एल्काइन है प्रोपिलीन, और ये है एल्केन C2H6। इसे क्या कहते हैं? ईथेन, इथेन, इथेन C2H6। ठीक। फिर दिया हुआ है C3OH, क्या दिया हुआ है? C3OH। तो C3OH ये नहीं होगा। फिर अगला दिया हुआ है C9H18, ये भी नहीं होगा। तो एल्केन का सही सूत्र है C2H6। क्या होगा? C2H6। तो CH3OH को मेथनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथनॉल कहते हैं। क्या कहेंगे? मेथलान। और C6H18 को साइक्लोएल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लोएल्केन कहते हैं। तो चारों विकल्प सही हो गया। ये क्या है? एथेन, प्रोपिलीन, और ये क्या है आपका? C3OH मेथनॉल, मेथनॉल ये होगा। और C9H18 क्या है? ये है आपका साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन। स्पष्टीकरण हो गया, एल्केन का सूत्र है C2H6, जबकि क्या है यह? हमने अभी कहा ना एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यह है क्या? एल्केन, यह है एल्काइन। ठीक। अब अगला क्वेश्चन ही दिया हुआ है, वृक्कों का, देखिए थोड़ा सा गलती है, वृक्कों का कार्य है श्वसन, निश्वसन, उत्सर्जन, पाचन। जैसा कि नाम से स्पष्टीकरण है, वृक्क का मुख्य काम होता है उत्सर्जन करना। उत्सर्जन किसे कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को समय समय पर शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो इसका सही उत्तर होगा, वृक्कों का कार्य है उत्सर्जन करना। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, दिया है वायु में, ठोस लोहे में, हाइड्रोजन में, जल में। तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ठोस पदार्थों में, लोहे में। लोहा क्या ठोस है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। ध्वनि की चाल होती है लोहे में। किसमें होती है? लोहे में। अगला क्वेश्चन है, विलियम हार्वे किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? हृदय, स्पंदन,
पाचन, परिसंचरण तंत्र। 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से आपका होगा परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण। इसमें से क्या होगा? रुधिर परिसंचरण। तो विलियम हार्वे किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? रुधिर परिसंचरण। देखिए, रुधिर वर्गों की खोज का श्रेय कार्ल लैंडस्टीनर को जाता है, जबकि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज का श्रेय विलियम हार्वे साहब को जाता है, जिन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। किसका? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किया, इसलिए विकल्प डी सही होगा। कौन सा? डी सही होगा। अब दिया हुआ है एनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है, दिया है स्टार्च, ये नहीं होगा। पायरुविक अम्ल नहीं होगा, शर्करा नहीं होगा। तो एनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है एथिल एल्कोहल, C2H5OH, यह है एथिल एल्कोहल, C2H5OH। तो एनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है एथिल एल्कोहल। क्या है? एथिल एल्कोहल। अब अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, दिया हुआ है, किस माध्यम तक पहुंचती है? तो है विकिरण, संवहन, चालन, चालन एवं संवहन। तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। संवहन और चालन ये ऊष्मा संचलन की विधियां हैं। तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दिया हुआ है जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है बढ़ते उद्योग। दिया हुआ है जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है बढ़ते उद्योग, बढ़ते जन, घटते वन, ये सभी। तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है आज लगातार मानव अपने सुख सुविधाओं के लिए वनों की कटाई कर रहा है, उद्योग धंधों को बढ़ावा दे रहा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि घटते हुए वन। धीरे धीरे वन कट रहे हैं, ये चिंता का विषय है। तो जब वन नहीं होगा तो क्लाइमेट परिवर्तन होगा। यही इसका मुख्य बिंदु है कि जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण घटते वन। इसीलिए बार बार ऐड किया जा रहा है कि अधिक से अधिक आप पौधे लगाइए और मानव के जीवन को बेहतर, जिससे जलवायु परिवर्तन ना हो। जब जलवायु परिवर्तन होगा तो ऐसा में एक बाढ़ आएगी, भूस्खलन आएगा, अधिक गर्मी होगी। ये जलवायु परिवर्तन का। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक परितंत्र में शैवाल का स्थान होता है। तो आपको परितंत्र, परि माने आवरण, तंत्र माने समूह, एक परितंत्र में शैवाल का स्थान क्या होता है? तो परितंत्र में आपको बताया गया होगा, इसमें उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं। तो इनमें से आपको ये जानना होगा कि शैवाल का स्थान कहाँ होता है। तो शैवाल क्या करता है? उत्पादक। क्या है? उत्पादक, प्रोड्यूसर का काम करता है। ठीक, उपभोक्ताओं का मतलब होता है जो उपभोग करते हैं। उपभोग करने के आधार पर बंटवारा किया गया, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। और इन जीव जंतुओं को जो अपघटन करके मृदा में मिलाने का काम करते हैं उन्हें अपघटक कहते हैं, जैसे जीवाणु। तो परितंत्र में शैवाल का स्थान होता है। तो शैवाल का स्थान क्या होगा? उत्पादक। क्या होगा? उत्पादक। तो इसमें ये विकल्प सही होगा। अब है जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। बहुत अच्छा सवाल। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति यहाँ दिया हुआ सेलुलोज, काइटिन, म्यूकोपेप्टाइड, लिग्निन। तो सेलुलोज जो होता है ये पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। काइटिन आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु पाए जाते हैं उनके शरीर का बाह्य आवरण होता है।
ये है आपका म्यूकोपेप्टाइड। क्या है? म्यूकोपेप्टाइड, इसे म्यूरीन कहते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड से बनी होती है। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरीन। तो ये सही विकल्प होगा, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो आपको उत्तर मिल जाएगा म्यूकोपेप्टाइड। क्या मिल जाएगा? म्यूकोपेप्टाइड। अब एक और सवाल, यदि किसी पिंड का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। विकल्प में है 1/4, आधी, दोगुनी और 4 गुनी। तो दिया हुआ यदि किसी पिंड का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो आपको इस समीकरण से जानना होगा P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग, P माने संवेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो कह रहा है यदि किसी पिंड का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक, क्या आप कह सकते हैं P बराबर m इंटू वी, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अब आपको जानना होगा कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। तो गतिज ऊर्जा इसे क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। प्रेजेंटेशन किसे करेंगे? के से। काइनेटिक एनर्जी बराबर आपके लिए यम। ठीक, ये है गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध का सूत्र। गतिज ऊर्जा और संवेग में तो काइनेटिक एनर्जी बराबर P² अभी हमने आपसे कहा कि P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो प्रश्न कर रहा है कि गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, P को दुगुना कर दिया जाए तो नया संवेग, यदि P को दुगुना कर दिया जाए तो नया संवेग कितना हो जाएगा? 2p। कितना हो जाएगा? 2p। नया संवेग 2p। यही पूछ रहा है, यदि किसी पिंड का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अब जब 2p हो गया तो अब आपका सूत्र होता है, आपने लिखा ही है, क्या हो जाएगा? 2p²। ठीक, 2p² बटे 2m। अब आपके लिए क्या? 2 दूना 4, 4p² 2m। आपका आंसर आ गया क्या? अब 4p² 2m के बराबर है, तो नई गतिज ऊर्जा अब आपके लिए क्या होगा? नई गतिज ऊर्जा। नई गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा भाई? ये तो आपको जानना होगा ना। तो नई गतिज ऊर्जा 2m। अब आपके लिए क्या बचाएगा? ये 4 हो जाएगा ना। तो आंसर आपको मिल गया 4 गुना। क्या मिल गया? 4 गुना। यदि किसी पिंड का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी। वही हमने आपको बताया भी, P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। यदि P को दुगुना कर दिया जाए तो नया संवेग 2p हो जाएगा, तो इसको आप मान रख लेंगे। और नई गतिज ऊर्जा P² 2m, तो आपका 4 यानी 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 गुना। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक होता है। क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा का
मात्रक होता है, दिया है न्यूटन, तो न्यूटन आपके लिए बल का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? बल का। बल का SI मात्रक न्यूटन, बल हो गया। कैलोरी, उष्मा का मात्रक कैलोरी। जूल और कैलोरी दोनों उष्मा के मात्रक हैं। क्या दिया है? कैलोरी एवं जूल दोनों हैं। न्यूटन है, कैलोरी है, जूल है, कैलोरी एवं जूल दोनों हैं। तो उष्मीय ऊर्जा का मात्रक होता है जूल प्रति केल्विन। क्या है? यहाँ नहीं लिखा गया है, जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन, ये सही होगा, जूल प्रति केल्विन। तो उसमें ऊर्जा का मात्रक होगा जूल प्रति केल्विन। क्या होगा? जूल प्रति केल्विन। ठीक, यहाँ विकल्प में लिखा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो उसमें ऊर्जा का मात्रक है जूल प्रति केल्विन, जूल को जैसे, केल्विन को कैसे। अब अगला क्वेश्चन है, कुक्कुट पालन संबंधित होता है, कुक्कुट पालन संबंधित होता है। दिया है पहला विकल्प कबूतर से, तो कबूतर को कुकलिड क्या कहेंगे? कुकलिड पालन कबूतर को कहेंगे। मुर्गी, कुक्कुट पालन का संबंध होता है मुर्गी से, किसे होगा? मुर्गी से। आगे दिया हुआ है कोयल, कोयल को ब्रूड क्या कहते हैं? ब्रूड। और कंगारू मैक्रोपाड पालन, मैक्रोपाड पालन, मैक्रोपाड पालन या पशुपालन से संबंधित है कंगारू, कोयला, कोयल, मुर्गी, कबूतर। यहाँ दे रहा है कुक्कुट पालन संबंधित होता है, तो इसका संबंध मुर्गी से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एड्स होता है, एड्स होता है, तो एड्स का पूरा नाम आप जाने, एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम है, यहाँ दिया हुआ है, विषाणु से, जीवाणु से, जीवाणुभोजी से, कवक से। तो एड्स कवक से नहीं होता है, एड्स कवक से नहीं होता। तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बॉडी की जब तंत्रिका तंत्र कमज़ोर होगा, इम्यूनो सिस्टम कमज़ोर होगा, आपको देखिए सबसे पहले HIV होता है, HIV होने के बाद एड्स हो जाएगा। यहाँ दे रहा है एड्स होता है किस कारक से? कवक नहीं होगा, यहाँ दिया है विषाणु। तो विषाणुओं के द्वारा एड्स होता है, जीवाणु नहीं होगा, जीवाणुभोजी नहीं होगा। तो एड्स होता है किससे? विषाणु से। किससे होता है? विषाणु से एड्स होता है। क्या होता है? एड्स होता है। अब फिर एक बार दिया हुआ उष्माधारिता का मात्रक है, क्या है? उष्माधारिता का मात्रक है। तो उष्मा का मात्रक कैलोरी और धारिता का मात्रक आपको जानना होगा। तो दिया हुआ है उष्माधारिता का मात्रक है कैलोरी, कैलोरी प्रति मीटर, जूल प्रति सेकंड, किलोग्राम प्रति मीटर। तो किलोग्राम प्रति मीटर जो होता है ये द्रव्यमान का मात्रक है। किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। जूल प्रति सेकंड जो है ये उष्मा का मात्रक है। यहाँ देख रहा उष्माधारिता का मात्रक होगा तो कैलोरी प्रति मीटर। क्या होगा? कैलोरी प्रति मीटर। ठीक है, उष्मा का मात्रक कैलोरी, यहाँ उष्माधारिता का मात्रक पूछा रहा है कैलोरी प्रति मीटर। जूल प्रति सेकंड तो आप जान ही रहे हैं। उष्माधारिता का मात्रक है कैलोरी प्रति मीटर। उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है और जूल प्रति सेकंड जो दे रहा है ये तो आपके लिए
जान ही रहे हैं, जूल प्रति सेकंड। तो ऊष्माधारिता का मात्रक है, आपका सही उत्तर होगा कैलोरी प्रति मीटर। क्या होगा? कैलोरी प्रति मीटर। तो इस तरह से एक एक क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुविकल्पी आपके लिए। तो हम ये आशा करते हैं कि इसी तरह से बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलती रहेगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे समय समय पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहें। परीक्षाएं निकट हैं, आप परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। निश्चित तौर पर हम आशा करते हैं कि इन क्वेश्चनों से आपको परीक्षाओं में अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलेंगे।